होप दैट यू आर सेफ एट होम। आज मैं जो लास्ट क्लास हमने कुछ डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे, मैं उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हुए थोड़े टफ क्वेश्चंस देता हूं और मैं प्रयास करता हूं आपको ये पसंद आएगा। साथ में ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देखिए, अगर सपोज करो कि आपको पूछता है एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो हमेशा एग्जाम में आता है, आपके टेस्ट में भी आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो बहुत ही सिंपल है। सबसे नंबर वन, यू हैव टू फाइंड अ फॉर्मूला रिलेटेड टू दैट टर्म। सो यू हैव टू फाइंड द फॉर्मूला। आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट से रिलेटेड एक फॉर्मूला है जो आप बहुत ही फेमस है, न्यूटन्स फॉर्मूला, वो F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कहाँ से आया, आप क्लास 9-10 में एक बार रिवाइंड करो। अगर सपोज करो एक बॉडी है जिसका मास m1 है और दूसरा बॉडी है जिसका मास m2 है और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो according to law of Newton's law of gravitation, every particle in this universe attract each other. Means ये पार्टिकल, अगर ये पार्टिकल इस पे अपनी तरफ फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल इस पे फोर्स लगाएगा, ये जो फोर्स होता है, ये फोर्स का वैल्यू होता है जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसमें जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 इज द मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m2 is the mass of second object and r is the distance between centers of the masses. So you have to find g, so we will calculate g in such a way, this can be written as f r square equals to g m1 m2 and g will be equal to f r square divided by m1 m2. So F is force of attraction. So definitely students, you know force can be written as mass into acceleration and this is mass m and acceleration l t power minus 2. ये कहाँ से आया नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज थोड़ा पीछे वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इनटू r यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस है और डिस्टेंस के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं दैट इज L. So it can be written as L square whole divided by m is mass. So mass को m लिखेंगे, दूसरा मास, फिर m लिखेंगे। अब इसको कैंसिल करो, एक कैंसिल हो गया तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, m ये ऊपर जाएगा सो पावर -1 into L has 1 power and 2 power. So L has total of 3 powers and T has -2. So the universal gravitational constant has dimensional formula m -1 L cube T -2. आप ये अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करेंगे तो ये आपको रिजल्ट मिल गया। आप नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट जो एक इम्पॉर्टेंट है मैं वो भी आपको बता देता हूं। ऐसे तो सारे डायमेंशनल फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, आपको डिराइव करने आना चाहिए तो आप कोई भी निकाल लेंगे। नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा आता है वो होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट। ये बहुत ही आसान है। कूलम्ब्स कांस्टेंट से रिलेटेड एक फार्मूला आपको चाहिए तो उसमें भी एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दूंगा। जो फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर हैं उनमें से एक ये भी होता है, इसको हम लोग लिखते हैं C Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ बहुत सारा टर्म, व्हाट इज C, व्हाट इज Q1, व्हाट इज Q2 एंड व्हाट इज R, इसको जानने के लिए बहुत सिंपल सा, आप जो चार्ज्ड पार्टिकल के केस में आपने देखा था ना, कॉम को ऐसा बाल में रब करते हैं तो चार्ज्ड हो जाता है। तो सपोज करो एक चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ पे है Q1, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, अगर ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज है तो दोनों में रिपल्सन होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा।
तो ये द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू और रिपल्सन बिटवीन दीज टू कैन बी रिटन एज some constant C which is known as Coulomb's constant. This is Q1 Q2 first charge second charge divided by distance between charges and this is R square. Okay, so very clear. आप इससे फिर से C is the required constant that you have to know. So C can be written as F R square divided by Q1 Q2. Students, फोर्स आपको पहले मैंने बताया था एम एल टी पावर -2, आर इज द लेंथ, सो यू कैन राइट हियर दिस इज एम एल टी -2, आर इज द लेंथ, सो इट विल बी एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज. Q1 and Q2 are the charges kept here. अब आपको देखना पड़ेगा कि हम Q को कहाँ से ला सकते हैं. हमारे पास जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज था उसमें लेंथ, मास, टाइम इन सबों से आने वाले नहीं हैं, तो कहाँ से आ सकते हैं? तो ये इनके लिए है इलेक्ट्रिक करंट. आप इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला I इक्वल टू dQ/dt या करंट इक्वल टू चार्ज ट्रांसफर पर यूनिट टाइम से निकाल सकते हो. तो Q का वैल्यू निकालेंगे तो I इंटू टी. अब आप समझ लो I इज द करंट और इसके लिए आप लिखते हैं एम्पियर और टाइम के लिए T. तो आपके पास Q का वैल्यू A इंटू टी आ गया है, सो इट विल बी A T. अगर उलट दे तो टाटा हो जाता है. Q स्क्वायर इज TA. बहुत सिंपल है. Q स्क्वायर का मीन्स टाटा. तो आप इसको अब सॉल्व करके देखो तो हमारे पास कैसे आ रहा है, m का पावर 1, लेंथ का पावर 1 और 2, 3, टाइम का पावर -2 हियर, -1 ऊपर जाएगा तो -1 ऊपर जाएगा तो यानी t का पावर -4 और बच गया A. सो A हैज -2 पावर. तो आपके पास कूलम्ब कांस्टेंट का जो फॉर्मूला आ गया दैट इज दिस वन. दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए कि ये आपके एग्जाम में आता है. ओके, सो नोट डाउन प्लीज. थर्ड वन, एक छोटी सी क्वांटिटी है जो आपको हमेशा परेशान करता है. मैं अभी बता दे रहा हूं, आपको आसान हो जाएगा. दिस इज मास डेंसिटी या सिंपली डेंसिटी. इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब क्या है? आप डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर ml जानते हो ना. मीन्स एक यूनिट वॉल्यूम में कितना ग्राम आएगा वो ये बताता है. तो अगर इसको लिखना है तो मास को हम लिखेंगे m और वॉल्यूम इज लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, सो इट बिकम्स l इंटू l इंटू l. इट बिकम्स ml पावर -3. सो ये बहुत छोटा सा है, आसान है. ओके, इसके बाद जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा दैट इज स्ट्रेस. व्हाट इज दिस? स्ट्रेस नाम सुन करके लगा बाप रे ये स्ट्रेस. सो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस कुछ ऐसा चीज नहीं है कि उससे डरा जाए. ये बहुत ही आसान है. अगर किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे, सपोज करो ये मैं आपके घर का पिलर बना रहा हूं जिस पे आपकी बिल्डिंग स्टैंड है. ये घर का पिलर जिस पे खड़ा होता है, ये पूरा बिल्डिंग का, ऐसे ढेर सारे पिलर्स होते हैं लेकिन पूरे बिल्डिंग का लोड इस पे आता है ना. पूरा छत के ऊपर रहने वाले लोग का, उनके फ्रिज, एसी, पानी का टंकी, सारा सब चीज का लोड पिलर्स पे आता है. वो पिलर सब उसको संभालता है. तो यहाँ पे जो फोर्स F लग रहा है और ये वाला जो सेक्शन एरिया है दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया. So stress is defined as force
एक्टिंग, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोला, दिस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। सो फोर्स को हम लोग लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन और एरिया को लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो मास हैज डायमेंशनल फॉर्मूला m, a is acceleration, so it will be L t power -2 जो लास्ट में हमने बताया हुआ है लास्ट वीडियो में, and this is L into L. L has been cancelled, it becomes m has power 1, L has power -1 and t has -2. m L -1 t -2 स्ट्रेस याद कर लो। ओके, अब बात आती है कि क्या कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी हैं क्या जिसका डायमेंशन होता ही नहीं होता है। कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो आप वो कैसे देखेंगे। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं नीचे लिखता हूं, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन एक नई क्वांटिटी है जो आप अभी तक नहीं पढ़े हो, और मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है। स्ट्रेस को डिलीट कर रहा हूं। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्ट्रेन। मैं यहां पे लिख देता हूं फिर से। सपोज ये एक छत है और ये रूफ है, रूफ में एक रॉड ऐसा हैंगिंग है। ये रॉड क्या हो सकता है, ये वायर हो सकता है या कुछ भी ऐसा मेटल का पतला सा हो सकता है, मैंने मोटा दिखाया है। सो सपोज इट हैज लेंथ L, वी हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन इट। आप ये लोड कैसे अप्लाई करते हो, आपने ऊपर से एक रॉड नीचे ले आया, हुक बना करके नीचे एक बड़ा सा ड्रम लगा दिया, उसमें वजन रख दिया, या 100 किलो 50 किलो 200 किलो 2000 किलो कुछ भी नीचे से लटका दिया, या इसमें जबरदस्ती फोर्स लगाया। अब ऐसा होने से क्या होगा, ये जो बॉडी है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, उस पे नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और आप ये समझ लो कि अगर हम एटम वाइज समझे तो ये एटम्स हैं जो एक दूसरे से, ये मैं क्या दिखा रहा हूं आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं फिर से, ये एटम्स हैं जो यहाँ के यहाँ पाए जाते हैं। कोई भी मेटल बना होता है तो वो कोई भी मटेरियल होगा, उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम्स होंगे, वो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। अब आप जब इसको जबरदस्ती खींच रहे हो ऐसा, तो इनका लेंथ ये क्या होगा, अब ये ऊपर से भी फिक्स्ड है तो ऊपर से ये ऊपर खींच रहा है और ये नीचे खींच रहा है। तो एक एटम अगर ऐसा था तो उस पर एक उधर फोर्स लग रहा है, दूसरे पे इधर लग रहा है, तो ये बेचारा कहाँ जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस, जो पहले गोलू मोलू था अब वो ऐसा खींच जाएगा। तो आप समझ लो कि अगर ऐसा होता है तो ये रॉड का लेंथ जो है वो थोड़ा सा कुछ बढ़ जाएगा। अब बोलो ये कैसे बढ़ेगा, दिखता तो नहीं है बट ऐसा होता है। आपके हाथ में अगर रोप है या कोई ऐसा है, आप जबरदस्ती ऐसा खींचो, जैसे रबर खिंचाता है ना, रबर कम फोर्स में खिंचाता है, ये थोड़ा ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है और उस पर वो खिंचाता है। तो अगर ये ऐसा खींचा जाए तो क्या होगा, जो ये मोटा ज्यादा था वो थोड़ा पतला हो जाएगा लेकिन लेंथ बढ़ जाएगा। तो पहले लेंथ L था, अब L से ये थोड़ा बढ़ गया। तो कितना बढ़ गया, ये चेंज, सपोज करो कि ये डेल्टा L है। अब ये डेल्टा L कहां से आ गया, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। सो दिस इज चेंज इन लेंथ। इनिशियली इट वाज ऑफ लेंथ L, नाउ इट बिकम्स L प्लस, this is L plus delta L. So the whole length is L plus delta L. इनिशियली जो L लेंथ का था अब उसका लेंथ L plus delta L है, और चेंज कितना हुआ लेंथ में, तो वो डेल्टा L। जब डेल्टा बोलते हैं इसका मतलब चेंज। ओके, सो हाउ वी विल डिफाइन स्ट्रेन, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ per unit original length. So what is the change in length? It is
फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, अगर चेंज निकालना है तो हम उसको निकाल सकते हैं फाइनल लेंथ एल प्लस डेल्टा एल माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, वो तो एल था, एल से एल कैंसिल हुआ, इट बिकम्स डेल्टा एल बाय एल। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेन। अब हम इसके बारे में सोचेंगे, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो सकता है। सो डेल्टा एल दैट इज चेंज इन लेंथ। अगर पहले 5 मीटर था, चेंज होकर के 5.5 मीटर हो गया, 5.5 मीटर हो गया। सो व्हाट इज द चेंज, 0.5 मीटर, मतलब लेंथ ही है वो भी। सो अगर डायमेंशनल फॉर्मूला चेंज इन लेंथ का लिखेंगे तो वो भी लेंथ एल से मेजर होगा, जबकि ओरिजिनल लेंथ वो भी एल से मेजर होगा। कट गया और m का, अब तो कट गया तो सब चीज खत्म हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 0। ये क्या बात है यार, इतनी मेहनत के बाद एक ऐसी क्वांटिटी मिला जिसमें कोई डायमेंशन नहीं। सो दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। देयर आर सम क्वांटिटीज इन यूनिवर्स विच आर डायमेंशनलेस, इनका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बहुत आराम है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सो स्ट्रेन हैज नो डायमेंशन। नेक्स्ट, सपोज करो आपको कोई बोलता है साइन थीटा का डायमेंशन बताओ या टैन थीटा का डायमेंशन बताओ। सो आप कैसे निकालेंगे, अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोई भी थीटा, कैसा भी थीटा ले आए, तो अगर इसका डायमेंशन की बात करेंगे तो हम ऐसा देखते हैं। अगर सपोज करो ये एक ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं P, इसको B और इसको H। बट अल्टीमेटली अगर साइन थीटा अगर हमको लिखना है तो साइन थीटा इज P बाई H। सो P इज द लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हैज डायमेंशन length, and hypotenuse is also a type of length, so it has a dimension of length। और दोनों कट गए, there is no dimension, और no dimension को हम लिख सकते हैं m पावर 0, l पावर 0, t पर पावर 0। means it does not depends on mass, it does not depends on length, it does not depends on time। ओके ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज है जो डायमेंशनलेस है, जिसमें आपको रेशियो ऑफ फोर्सेस अगर रहेगा तब भी हो जाएगा। कोई भी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले क्वांटिटी का अगर रेशियो है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपको और बताता हूं, इसके बाद एक टर्म है जो आपको बहुत पूछा जाता है, दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट। सो आप प्लैंक्स कांस्टेंट को कैसे, उसका कैसे वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है आपको याद आगे पढ़ना है, वो E इक्वल टू H न्यू। E इज एनर्जी, H प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो आप इसको और थोड़ा सा आसान कर सकते हैं, E इक्वल्स टू H C अपॉन लैम्डा। ये सारे टर्म्स नए नए बनते जा रहे हैं, आपको अगर दिक्कत हो रहा है समझने में तो दोनों में से कोई एक फार्मूला बना लो, लेकिन यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ H। सो H इज E लैम्डा बाय C। E एनर्जी है, लैम्डा वेवलेंथ है और C स्पीड ऑफ लाइट। तो अगर एनर्जी की बात करेंगे तो एनर्जी क्या, वर्क डन और एनर्जी दोनों का सेम था। इसका डायमेंशनल फार्मूला मैंने पहले ड्राइव किया हुआ है, ये होता है वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो m l t माइनस 2 इंटू एल एनर्जी हो गया। लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ। अब लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, अगर कोई वेव ऐसा चल रहा है तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन का जो लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का, उसको लैम्डा बोलते हैं। तो हम उसको भी लेंथ से ही डिनोट करेंगे, सो L हो गया। और लास्ट में स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ये एक स्पीड है, तो वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, तो आप इसको करेंगे डिस्टेंस को लेंथ बाय टाइम, ये टाइम ऊपर चला जाएगा, ये ऐसा मिल गया। अब कैंसिल कर दो, ये आ गया m l का पावर 2 t का पावर -1।
इतना सारा, ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है जो हमेशा आता रहता है, आपको याद कर लेना चाहिए। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको y से डिनोट करते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आपने पहले नहीं पढ़ा है, बट आपको जी भर के पढ़ना पड़ेगा क्लास 11 में, तो आप थोड़ा सा अभी से ही स्टार्ट कर लो। आप ऊपर वाले कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। सो यंग्स मॉडुलस ये क्या होता है? इट इज रेशियो ऑफ y इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है? हमने स्ट्रेस को अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किया था। दिस इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। डायमेंशनली ये प्रेशर के बराबर भी होता है। सो आप देखो प्रेशर क्या, वो क्या हो जाएगा? फोर्स को हम लिख सकते हैं फोर्स बटा एरिया इंटू स्ट्रेन। तो नो डायमेंशन तो नहीं लिखेंगे तो चलेगा। सो फोर्स को हम लिखेंगे MLT-2 डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया इज लेंथ इंटू लेंथ, L से L कैंसिल हो गया, दिस बिकम्स ML पावर -1 T पावर -2। ये क्लियर है यंग्स मॉडुलस का। ऐसे ही बहुत सारे मॉडुलस मिलते हैं, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, बल्क मॉडुलस। आपको वो ट्राई करना चाहिए, मैं बता देता हूँ, आप होमवर्क के तौर पे लिख लो। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, नंबर 1। दूसरा शियर मॉडुलस, और तीसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको एक बार ट्राई कर लो। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं वहां पे आपको नेक्स्ट क्लास में ये बता दूंगा। ओके, इन सबों के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसको हम लोग एप्सिलॉन से दिखाते हैं, या एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। दिस इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम which decides how much force is to be allowed between two charged particle। तो ये बिल्कुल इस फॉर्मूले से रिलेटेड है। अगर सपोज करो कि एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है, और यहाँ का जो मीडियम प्रेजेंट है जिसमें ये है, उसका परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट इज फॉर फ्री स्पेस। एप्सिलॉन लेते हैं मीडियम के लिए, वो वाटर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एस्बेस्टस हो सकता है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला था हमने लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में बताया था, F इक्वल टू C Q1 Q2 बाय R², और इससे ही मिलता जुलता फोर्स हम इसको और थोड़ा सा सजा कर लिखेंगे, खूबसूरत बनाकर। दिस इज F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R². This is the quantity for which you have to find the dimensional formula. So epsilon naught can be written as 1/4 F Q1 Q2 by R². Come to the matter. हमने Q1 Q2 को Q² बताया था, और उसका फॉर्मूला बताया था क्या, याद करने के लिए, टाटा। Q² is टाटा डिवाइडेड बाय F, MLT-2, ये कांस्टेंट है 4 इसका कोई डायमेंशन नहीं। अब बच गया L²। अब इसको सॉल्व करो, क्या कटता है क्या नहीं कटता है, जो नहीं कटता है वो अपना है। दिस इज M ऊपर जाएगा, सो M हैज पावर -1। L का एक यहाँ है और 2 यहाँ, नीचे 3 है, ऊपर जाएगा तो -3। अब T का एक 2, और ये T ऊपर जाएगा तो T का पावर +4, बच गए 2A, सो A हैज -2। बस
यही आपका फॉर्मूला हो गया। ओके, तो अब मैंने जो आपको फर्स्ट 50 क्वेश्चंस बताए थे अपेंडिक्स 9A का, वो आपने मुझसे पूछा नहीं। अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, अगले दिन मैं आपको आगे का बताता हूँ। बाय स्टूडेंट।